Okay. So today we are starting with the chapter that is the complex number और ये फर्स्ट क्लास में ही चैप्टर पिक कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से आपकी ग्रेड 11 का सबसे इजी चैप्टर है क्योंकि ये पहले भी जब मैंने भी अपने टाइम में इसको पढ़ा तब भी ये इजी तो था तब भी ये बट द थिंग इज कि वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो इतने टफ नहीं थे। अगर हम कॉम्पिटिटिव की बात करेंगे वहाँ पे जाके ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का चैप्टर बन जाता है क्योंकि इस चैप्टर के साथ बाकी सारे चैप्टर्स भी लिंक होने स्टार्ट हो जाते हैं। बट ग्रेड 11 की बात करेंगे तो मैंने खुद से जब ये चैप्टर पढ़ा था अपने टाइम में तब इसमें जो जो टॉपिक्स थे वो भी इतने हाई क्वालिटी के नहीं थे बट अब तो आपको इतने ज़्यादा सेफर साइड पे हो कि वो टॉपिक्स तो आपके सिलेबस से डिलीट ही हो गए। तो ग्रेड 11 का इसको सबसे ईजी चैप्टर एक तरीके से समझा जाता है और मैं इसको एक नाम देता हूँ इको फ्रेंडली। वो इसलिए क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली चैप्टर है, इजी मार्क्स इसमें बच्चा जो है स्कोर कर सकता है। बट उसके लिए इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत कम है लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स जो कम है उनकी ग्रिपिंग भी इतनी सॉलिड होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग। अब जैसे कि बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तो इसके लिए हमें टाइम टू टाइम हर एक कॉन्सेप्ट में कुछ प्रायर नॉलेज की भी हमें बात करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं प्रीरिक्विजिट नॉलेज, जो हमें पहले से ही होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर्स क्या हैं और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के किस टाइप के नंबर्स को बोला जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात 7th ग्रेड 6th ग्रेड से करनी स्टार्ट करते हैं या उससे भी पहले की स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास नंबर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जिनको हम फैमिलीज के उससे कंसीडर करते हैं, जैसे कि एक होल नंबर फैमिली, एक नेचुरल नंबर फैमिली। फिर हम पढ़ते रहे धीरे धीरे इंटीजर्स नंबर एक फैमिली आ जाती है ग्रेड 8 तक 7 तक। फिर 8th 9th में आपके पास रैशनल नंबर्स आने लग जाते हैं। फिर 9th में आपके पास इर्रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। तो ये सारे ना एक नंबर्स की फैमिली है जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर नंबर्स की कैटेगरीज को रखा जाता है कि वो ये नंबर्स इस तरीके से फॉलो होंगे तो वो उस नंबर की कैटेगरी को फॉलो करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक नंबर की कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और पहली बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर से मिलकर बनता है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला नंबर होता है दैट इज द रियल नंबर, जो कि आप आज तक पढ़ते आए हो। आपको पता है कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं नंबर्स की तो चाहे होल नंबर्स हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, रैशनल हो, इररेशनल हो, सारे नंबर्स आपके रियल नंबर्स होते हैं। और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नंबर और आ जाता है दैट इज द इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि वो नंबर जिसको अब यहाँ पे इमेजिनेशन से हम समझेंगे। अब थोड़ी सी इमेजिनेशन, क्योंकि हम सीनियर ग्रेड्स में आ गए तो इमेजिनेशन भी हमारी बढ़ जाएगी। तो वो नंबर्स जो इमेजिनेशन में हम उनको समझ के चलते हैं उन नंबर्स को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं उसके फिक्सचर्स को पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे रियल नंबर तो आपको पता है, मैंने बोला भी आपने कि ग्रेड 9th में रैशनल इररेशनल आ जाता है, सारी क्लासेस में सारी अपनी लोअर ग्रेड्स में आप ये पढ़ते आते हो। बट यहाँ पे अभी हम समझ के चलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स के समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि ये क्यों आए, इनकी पॉसिबिलिटी क्यों है आने की, लाइक ये किस तरीके से आ चुके हैं। तो उसके लिए ना मैं आपको एक इक्वेशन लिख के देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल x minus 1 equals to 0. I am giving you minus 1 or if you are taking the for example 8. For example x minus 8 is equals to 0, you have taken the equation. अब यहाँ से अगर आपसे पूछें कि find out the number of solution, one solution, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। And what is the solution? Solution क्या आएगा बच्चे? x is equals to 8, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं तो लाइक फॉर एग्जाम्पल x square minus 8 equals to 0. किसी स्टूडेंट ने लिख दिया कि सर x स्क्वायर कर दो आप x की जगह पे। तो जब हम x की जगह पे x स्क्वायर करेंगे, कोई बात नहीं, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 एंड द वैल्यू ऑफ x इज √8 व्हिच कैन बी रिटन एज प्लस माइनस 2√2। पॉसिबल है, ठीक है सर, ठीक है कि x की वैल्यू 2√2 भी आ चुकी है। बट आप ध्यान से देखना, वी हैव डन द फर्स्ट इक्वेशन, देन वी हैव डन द सेकंड इक्वेशन। अब एक वेरिएशन लेके आ रहा हूं सॉल्यूशन इक्वेशन में, दैट इज द x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब मैंने यहाँ -8 की जगह लगाया प्लस। इक्वेशन तो अब भी है इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन भी है, तो इक्वालिटी का साइन भी और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। तो एक इक्वेशन तो बन गई। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इट बिकम्स x स्क्वायर -8 और x इज इक्वल्स टू √-8। अब यहाँ पे ना एक कॉन्ट्राडिक्शन टाइप क्रिएट हो जाएगा हमारे लिए, कंफ्यूजन जिसको हम बोलते हैं।
क्या है वो कॉन्ट्राडिक्शन? वो कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि सर हम स्क्वायर में वो चीजें हम पुट करते हैं जिनको हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो आंसर आ जाए। जैसे कि आप +2√2 को पुट करोगे अगर x स्क्वायर में तो आपके पास 8 आएगा। अब -2√2 को भी पुट करोगे तो भी आपके पास 8 आएगा। तो आपने चाहे पॉजिटिव वैल्यू डालिए चाहे आप नेगेटिव वैल्यू डालिए, आपका आंसर हमेशा 8 आएगा ही आएगा इस केस में। बट सर यहाँ -8 लिखा है। ऐसे दो नंबर्स जो दोनों नंबर सेम होने चाहिए, दोनों पे नंबर सेम है तो दोनों पे साइन भी सेम होगा। अब ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें वेदर दे आर पॉजिटिव एंड वेदर दे आर नेगेटिव, बोथ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं विद थर्ड इक्वेशन तो वहां पे आके हमारा जो मैथ्स का लॉजिक है थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो वो डगमगाहट है ना, दैट टर्बुलेंस, वो टर्बुलेंस रिमूव करता है आपका इमेजिनरी नंबर्स। अब ये इमेजिनरी नंबर्स को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? इमेजिनरी नंबर्स को जब डिफाइन किया गया तो इतना तो पता चल गया कि ये माइनस जो अंडर रूट में वैल्यू दी जा रही है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्योंकि मैं फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है √16 तो इसके दो आंसर आ सकते हैं, x इज इक्वल्स टू +4 एंड x इज इक्वल्स टू -4। लेकिन अगर मुझे दे दिया जाए √-16 तो आप इसमें अगर x की वैल्यू +4 डालेंगे तो भी -16 कभी नहीं आ सकता बेटे। अगर आप x की वैल्यू -4 डालेंगे तभी भी आपके पास -16 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप -4 डाल रहे हैं तो माइनस माइनस पे प्लस हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमारे पास नंबर आया कि हमने एक काम किया कि ठीक है जी, जो इसमें माइनस का साइन है ना उसको हम कंपेयर कर लेते हैं या उसको हम एक कंसीडर कर लेते हैं एक टर्म के साथ। वो जो टर्म होती है बेटे दैट इज कॉल्ड एज आयोटा, और आयोटा की वैल्यू जो होती है दैट इज दी माइनस √-1। क्यों रखी गई √-1? क्योंकि जब √-1 रखी गई ना तो इससे काफी सारी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी जो है वो रिमूव हुई है। अब मैं आपको देता हूं एक लाइव एग्जांपल, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी कैसे, इसकी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी कैसे रिमूव हुई। और कॉम्प्लेक्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं जबकि नाम भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहले तो इसको देख लेते हैं डिफाइन किया किससे किया जाता है, आई से। अब मैं यहाँ ना आपके लिए 4 ऑपरेशंस लिख रहा हूँ जो आपने पढ़े होंगे। फॉर एन एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग चल +4 into √4 plus multiply by √2, for example if I am writing, again I am writing √4 multiply by minus √4 multiply by √2. Now I am writing plus √4 multiply by √2 minus √2, and the last I am writing that is the minus under √4 multiply by minus under √2. देखो मैंने 4 ऑपरेशंस लिखे हैं या कह लीजिए 4 एक फॉर्मेट लिखे हैं 4 टाइप्स के, जिसमें अंडर रूट के साथ हम मल्टीप्लिकेशन को डील कर रहे हैं। नॉर्मल बेटे मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा इसमें क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, √8 सबको पता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, -√8। थर्ड वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, -√8। और जब हम फोर्थ नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी √+8। यहाँ पे अगेन एक कॉन्ट्रडिक्शन आएगा फोर्थ वाले। क्यों आएगा कॉन्ट्रडिक्शन? क्योंकि अभी तक तो ये चीज हमने पढ़ी ही नहीं कभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब √4 विच इज इन नेगेटिव एंड √2 विच इज आल्सो इन नेगेटिव, तो रूट पे तो ये ऑपरेशन अप्लाई होता है कि वी कैन मल्टीप्लाई टू डिफरेंट सर्ट्स, टू डिफरेंट रूट्स वैल्यूज इंडिविजुअली डिपेंडेंटली। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे वी विल गेट द वैल्यू विच इज √8, बट दिस इज नॉट द करेक्ट। समझ के चलते यहाँ पे इट इज वेरीफाइड, ठीक है, कंसीडर किया जा सकता है। इट इज आल्सो वेरीफाइड, ओके, कंसीडर किया जा सकता है। इट इज आल्सो वेरीफाइड, कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास लिखा गया है बच्चे -√4। अगर हम इसमें से माइनस के साइन यानी कि माइनस के साइन को रिमूव करें तो हमें कुछ इसी तरीके से लिखना होगा, विच इज द √4 मल्टीप्लाई बाय √-1। देन वी आर हैविंग द मल्टीप्लिकेशन साइन, ध्यान रखना है बच्चे। Then the next value is √2 multiply by √-1। हम नॉर्मल है, इसको तो हम √2 को तो -√2 को तो ओपन करके इसी तरह से लिख सकते हैं, और अगर इसको भी फिल्टर करके लिखें तो इसी तरह से लिखा जाएगा। आप देख सकते हो मैंने दोनों वैल्यूज कुछ इसी तरीके से लिखी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे
टर्म लिखी जा रही है विच इज आयोटा, तो आप नॉर्मल डिफाइन कर सकते हो। देखो 4 इंटू रूट टू कितना हो जाएगा √8। अब देखना मैजिक, मल्टीप्लाई बाय, जब आप किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उनका अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। लेकिन कैसे, जैसे यहां पे लिखा जा रहा है आयोटा, फॉर एन एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग हियर आयोटा, इफ आई एम राइटिंग हियर आयोटा, सो इट बिकम्स आयोटा इनटू आयोटा विच इज आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आप देख सकते हो आयोटा की वैल्यू कितनी है √-1। सो जब हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे बच्चे, अंडर रूट इंटू -1, इट बिकम्स माइनस अंडर रूट। तो ये रही वो कॉन्ट्राडिक्शन कि सर हम जब इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √8 आ रहा है, और जब हम इसको आयोटा की हेल्प से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें माइनस का साइन आ रहा है। ये कैसा लॉजिक? तो क्या ये गलत है कि नाउ हियर वी आर हैविंग द टू वैल्यूज, आइदर वी विल गो विद द √8 और -√8, कि सर इसमें से सही कौन सी है? इसमें से बेटा सही ये है। तो सर ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि these numbers are your imaginary numbers, ये इमेजिनरी नंबर्स है, इनका आंसर कभी भी रियल नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई होगी ना बेटे, so whatever the I am writing on the board, you will get the screenshot of each of the board, so don't worry. हाँ बेटा, √8 का तो रियल नंबर में आंसर आएगा, लेकिन इसका आंसर तो रियल नंबर्स में नहीं आएगा ना। अगर हम -1 की वैल्यू अंदर पुट कर देते हैं तो नहीं आएगा इसका रियल नंबर। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ तो आपके पास रियल वैल्यू आ गई, यहाँ आपके पास इमेजिनरी वैल्यू आई। तो बेटा यहाँ पे जो कंडीशन लिखी जा रही है ना, वो ये कंडीशन है जो हम कॉन्ट्राडिक्शन को रिमूव करेंगे, दैट √A if I am taking and √B multiplied and gives real value only and only, जिसको आप if and only if भी बोलते हैं, when A और B are non-negative numbers। आप √A और √B, मैंने यहाँ पे दो ही नंबर्स लिए, आप 3 भी ले सकते हो, बट 3 जब आप लोगे उसमें भी आपके पास सेम इसी तरीके की कंडीशंस आएंगी। तो जब आप √A और √B काइंड ऑफ एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हो, तो जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो वहां पे आपका आंसर रियल में तभी आएगा जब उन दोनों में से कोई एक या दोनों, तो देखो मैंने यहाँ वर्ड जो मोडाल यूज किया है दैट इज द और, नॉट एंड। तो जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे दैट इज द और, तो या तो ए या बी या दोनों, तो दोनों में से कोई एक तो एटलीस्ट नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे सर आपने एक वर्ड लिखा है नॉन नेगेटिव, आप यहाँ पे नॉन नेगेटिव की जगह सीधा पॉजिटिव नंबर ही ना लिख देते। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉन नेगेटिव नंबर एंड अ पॉजिटिव नंबर। जबकि पढ़ा तो देखो उसी सेंस में जा रहा है कि जो नॉन नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव भी जरूर होगा, लेकिन बच्चे नॉन नेगेटिव नंबर्स में पॉजिटिव के साथ साथ एक और नंबर आता है, बताओगे कौन सा? 0। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप ओनली पॉजिटिव लिख के आओगे तो 0 आपका गायब हो जाएगा, जो कि गलत है। तो पॉजिटिव नंबर और 0 नंबर दोनों होने चाहिए, तो इसका मतलब है नॉन नेगेटिव। तो इस चीज का ध्यान रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे आपने अभी सीखा कि इमेजिनरी नंबर की इंपॉर्टेंस या नेसेसिटी क्यों है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी आने की। तो सबसे पहले तो हमने इक्वेशन से समझा कि वहां पे भी आके हमारा एक तरह से कह लीजिए, मैं इसको लाइन में यूज करता हूँ कि हमारा हाथ रुक गया। कैसे हाथ रुक गया? सॉल्व नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हम रूट्स में भी अगर हम सॉल्व कर रहे थे तो लास्ट वाली कैटेगरी में आके हमारे पास दो तरह के टॉपिक्स जो हैं वो जनरेट हुए दिमाग में कि ये सही है या वो सही है। उस कॉन्ट्राडिक्शन को भी दूर करने के लिए इमेजिनरी इंट्रोड्यूस किए गए। अब मैं आपको जो आयोटा प्रोवाइड करने वाला हूँ वो करोड़ तक में जाएंगे, लेकिन जो आयोटा करोड़ तक में जा रहे हैं उनको तो सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो उनके पीछे का लॉजिक तो होगा। तो चलते हैं उनके लॉजिक के पीछे। इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ इमेजिनरी नंबर्स की, इमेजिनरी नंबर्स की इंटीग्रल पार्ट्स को भी हम पढ़ने वाले हैं। अभी आप देखोगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे गए भी नहीं, अभी सिर्फ हम इमेजिनरी नंबर से डील कर रहे हैं। फिर रियल नंबर्स तो हमें पता ही, उसमें हमें इतना टाइम नहीं लगेगा।
रियल नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स के साथ ज्वाइन करके हम कहाँ चले जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। So integral powers of imaginary numbers. Now here we are having the sense of integral. Now what do you mean by integral? Integral वो values होती हैं जो values आपकी exist करती हैं in terms of the natural number and in terms of the whole numbers. इस चीज का आपने ध्यान रखना है. It might be negative, but हम उसको reciprocal करके उसको positive करेंगे. Integral इस सेंस में भी मैं अभी आपको समझा रहा हूं, बाकी आप इंटीग्रल ऐसे भी समझ सकते हो. इंटीग्रल उन टर्म्स को बोला जाता है मैथ्स में जिनकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वेरी नहीं करती टाइम टू टाइम. जैसे कि साइन है, साइन का अगर हम कर्व ट्रिग्नोमेट्री में लेके जा रहा हूं, साइन का कर्व अगर हम ड्रॉ करते हैं तो साइन के एंगल्स के साथ उनकी वैल्यूज जो है वो वेरी करती है. तो साइन की कभी भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं निकल सकती, उसकी हर एक वैल्यू जो है एंगल्स के साथ जो है वो चेंज करेगी, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज करेगी, फॉर्मूलेज में चेंज होगी, तो वहां पे इंटीग्रल वैल्यूज नहीं आ सकती. लेकिन अगर हम बात कर देते हैं, जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे देता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, जी एक ही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला लगना है, इसी में वैल्यू आएगी और वो होती है हमारे पास इंटीग्रल. और पावर्स में भी हम डील करते हैं. तो यहाँ पे आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 4. आपको यहाँ पे हो सकता है कि मैं एक ऐसी चीज समझा रहा हूँ जो बहुत बेसिक है, लेकिन ये जो बेसिक चीज अब आपको आगे मैजिक देगी ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. आयोटा की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 उसका आंसर तो दुनिया में हमेशा 1 है, तो जिसको हम कंसीडर नहीं करते, बट मैं यहाँ लेके चला हूँ क्योंकि हम इंटीग्रल पढ़ रहे हैं. आयोटा की पावर 1 विच इज अगेन आयोटा. आयोटा स्क्वायर, अब देखो ध्यान से, आयोटा की वैल्यू अगर हम लेके चलते हैं तो आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा विच इज √1 माइनस √1 मल्टीप्लाई बाय माइनस √1 हैविंग द वैल्यू ऑफ -1. तो हम ध्यान से समझेंगे कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1. सिमिलरली आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब को अगर हम सेपरेट करते हैं तो इट इज रिटन एज आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा. तो इसको कैसे लिखा जाएगा बच्चे, देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड आउट करी, कितनी है, -1. वो -1 पुट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो वो क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा. यहाँ पे भी वैल्यू आ चुकी है, ये भी वैल्यू हो गई हमारे पास, यहाँ भी इंटीग्रल वैल्यू आ गई. नेक्स्ट एंड द लास्ट, iota raised to the power 4 which can be written as iota square raised to the power whole square. अब देखो iota square की वैल्यू कहाँ गई हमारे पास, ये -1, -1 की पावर 2 which becomes +1. तो यहाँ पे भी एक वैल्यू आ गई. तो हमने जहां से स्टार्ट किया था 1 से वहीं पे ही आ गए, बट सर अभी भी वो मैजिक तो नहीं हुआ जो आप बता रहे थे, वो अब स्टार्ट हुआ. ध्यान से देखो, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 11 एंड आयोटा की पावर 12. इतनी सारी हमें कभी भी सॉल्व नहीं करनी होगी, इसके पीछे का एक लॉजिक रहेगा हमारा. यहां लिखा बेटा आयोटा की पावर 5 विच कैन बी रिटन एज आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा. यहां लिखा बेटे आयोटा 6 which can be written as iota square whole raised to the power 3. यहाँ लिखा है बेटे iota 7 which can be written as iota square whole square into iota की raised to the power 3 लिख दें बेटे, या और अच्छे से क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 लिख देते हैं into iota. Next is iota square raised to the power 4. आगे चलते हैं बच्चे. आयोटा यहाँ पे लिखा है बेटे 9 को क्या लिखेंगे, आयोटा रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 4 इनटू आयोटा. सिमिलरली आगे चलते हैं, आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 5. नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 5 इनटू आयोटा. नेक्स्ट इज आयोटा 2 रेज टू द पावर 6. देखते हैं क्या क्या आंसर आएंगे बच्चे. हाँ बेटा, लिख सकते हो बेटे, सेम आंसर आएगा. चल यहां देखो बेटे ध्यान से एक बार, आयोटा की पावर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आयोटा की पावर 4 कितना है, 1 इंटू आयोटा कितना होता है बेटे, आयोटा. आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 की पावर 3 कितना होता है, -1. आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 की पावर 3 विच इज -1 इंटू आयोटा.
हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, विच इज माइनस आयोटा। सिमिलरली आयोटा स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, विच इज माइनस वन की पावर दिस कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास 1। आगे चलते हैं, आयोटा स्क्वायर माइनस वन की पावर 4 प्लस 1, इट बिकम्स अगेन आयोटा। आयोटा स्क्वायर माइनस वन की पावर 5 विच इज -1। आयोटा स्क्वायर माइनस वन की पावर 5 माइनस वन इंटू आयोटा माइनस आयोटा। नेक्स्ट एंड द लास्ट आयोटा स्क्वायर माइनस वन की पावर 6 विच इज +1। अब आपको ना यहाँ चीजें समझनी है ध्यान से, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, आयोटा -1 -1 माइनस आयोटा +1। देखो वो क्या मैजिक है जिस मैजिक की मैं बात कर रहा था, कि आप ध्यान से देखिए आपकी जो, अच्छा ये तो हमारे पास ऐसी वैल्यू है जो हमने खुद से वैल्यू स्टार्ट किया था। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 की बात करते हैं तो आपकी आयोटा की जो वैल्यूज हैं वो रिपीट हो रही हैं आफ्टर एवरी 4 इंटीग्रल वैल्यू। देखिए आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1। तो इससे अच्छा कि अगर मैं, जैसे मैंने अभी आपको एक बात बताई कि मैं करोड़ में आपको वैल्यू दूं, तो जब मैं वहां करोड़ में आपको वैल्यू दूंगा तो वहां पे आपने करोड़ में बैठ के वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना, आपने क्या करना है, सिंपल 4 से डिवाइड करना है। जितना आप 4 से डिवाइड करोगे जो आपका रिमाइंडर बच जाएगा, लीस्ट रिमाइंडर, और हमेशा आपका 4 से छोटा ही रिमाइंडर बचेगा या 4 बचेगा क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू 4 है, तो वहां जो रिमाइंडर बचेगा उतनी ही आयोटा की पावर जो है उसका आंसर होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल इज आयोटा रेज टू द पावर 989। मैंने अपने मन से अपनी मर्जी से 989 जो है इसकी पावर में लिखा है, तो सर ने क्या समझाया कि पहले 989 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा बच्चे, 4 इंटू 2 8 18, 4 इंटू 4 16 प्लस मतलब -2, then it becomes 29। now I think 4 into 7 which is 28। क्या रिमाइंडर आया बच्चे, 1। तो यानी कि जो इसकी पावर होगी आयोटा की वो कितनी होगी बेटे, 1। तो आयोटा की पावर 1 का आंसर तो आयोटा ही होता है नॉर्मल। हाँ अगर बाई चांस यहाँ 2 बच जाता तो आयोटा स्क्वायर आ जाता, आयोटा स्क्वायर कितना होता, -1। आयोटा क्यूब आ जाता तो कितना आंसर होता, माइनस आयोटा, और आयोटा 4 आ जाता तो कितना आंसर होता, 1। 5 नहीं आ सकता क्योंकि जब हम डिवाइड ही 4 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 0 या 4 के बीच, 4 के साथ ही लाएंगे। मुझे इसको क्वेश्चन आया हमारे पास दैट यू नीड टू सिंप्लीफाई। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है कि आयोटा रेज टू द पावर 989 की क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इंटीग्रल वैल्यू। तो इंटीग्रल वैल्यू बताने का मतलब, मैंने अभी इंटीग्रल का नाम इसलिए लिया था कि उसकी एक फिक्स वैल्यू, यानी कि 989 की जो फिक्स वैल्यू होगी वो होगी आयोटा की पावर 1। बट अगर यहाँ पे हम 90 लिख देते बेटे, फॉर एन एग्जांपल 90 आ जाता, 990, जैसे हम आयोटा की पावर 990 का एग्जांपल लेते, ये हो गया हमारे पास दिस वन, ये हो गया 90, और यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो ये हो जाएगा 30, और यहाँ पे भी 7, ये हो गया 20। अब आ जाएगा बच्चे 2 रिमाइंडर। तो दिस इज द लॉजिक, क्योंकि हम उसकी 4th इंटीग्रल वैल्यू के साथ उसको हम उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आयोटा की पावर 990 है उसको लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का आंसर कितना होता है बच्चे, -1। यानी कि इट्स अ ट्रिक कह सकते हो और इट्स अ मेथड कि आयोटा की पावर 990 का जो हमें डायरेक्ट आंसर पता चल जाता है दैट इज द माइनस।